नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कहानी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कहानी का उद्भव कब हुआ और विकास के किन किन चरणों से होते हुए वह आज की अवस्था में पहुंचा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कहानी का उद्भव कब हुआ है। दोस्तों, कहानी अत्यंत प्राचीन विधा है। इसे खीसा और गल्प के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में कहानी को शार्ट स्टोरी कहते हैं। अंग्रेजी में कहानी को शार्ट स्टोरी कहते हैं। हिंदी में कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य में जो कहानी का उद्भव हुआ है वह द्विवेदी युग में हुआ है और द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ है। हम जानते हैं कि द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918 तक के समय को माना जाता है और इसी बीच हिंदी में कहानी का उद्भव होता है। और जो पत्रिकाएं द्विवेदी युग में कहानी के उद्भव में सहायता प्रदान की हैं उनका नाम है सरस्वती, सुदर्शन और इंदु। यानी सरस्वती, सुदर्शन और इंदु जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से द्विवेदी युग में सबसे पहले कहानी का उद्भव हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली कहानी कौन सी है। यानी कहानी उद्भव हुई तो हिंदी की पहली कहानी, प्रथम कहानी कौन सी है। जब हम हिंदी की पहली कहानी पर चर्चा करते हैं तो कई सारे विद्वान हैं जो हिंदी की पहली कहानी को अलग अलग कहानी को बताते हैं। तो यहाँ हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। पहला नाम है राजेंद्र बढ़वालिया। यहाँ केवल बढ़वालिया लिखा हुआ है, पूरा नाम राजेंद्र बढ़वालिया है इनका। राजेंद्र बढ़वालिया का मानना है कि रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी एक जमींदार का दृष्टांत हिंदी की पहली कहानी है। यानी कहानी का नाम है एक जमींदार का दृष्टांत और लेखक का नाम है रेवरेंड जे न्यूटन और मानते हैं राजेंद्र बढ़वालिया की यह हिंदी की प्रथम कहानी है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का नाम है। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया इंदुमती कहानी जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह हिंदी की पहली कहानी है। देवी प्रसाद वर्मा का मानना है कि माधव प्रसाद सप्रे की कहानी, माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल का नाम है। लक्ष्मी नारायण लाल का मानना है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया 11 वर्ष का समय हिंदी का पहला कहानी है जो 1903 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद राजेंद्र यादव का नाम है। राजेंद्र यादव का मानना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया उसने कहा था कहानी जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह हिंदी की पहली कहानी है। यानी इतनी कहानियों को हिंदी की पहली कहानी विभिन्न विद्वानों के द्वारा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी कहानी का विकास किस प्रकार से हुआ। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। तो हम लोगों ने जान गए हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में हुआ और पहली कहानी के रूप में हम कई कहानियों को देख चुके हैं कि अलग अलग विद्वान अलग अलग कहानियों को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। जब हम कहानी के विकास की बात करते हैं तो शुरुआत की कहानी यानी नई कहानी से पहले की कहानियों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है और बांटने का आधार प्रेमचंद को बनाया जाता है। प्रेमचंद के नाम पर प्रेमचंद युग पड़ा है और प्रेमचंद के पहले की कहानियों को प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है और प्रेमचंद के बाद के कहानियों को प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी के नाम से जाना जाता है। तो नई कहानी के पहले जो कहानियां हैं उनको हम 3 कालों में बांटे हैं, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। एक एक करके हम तीनों का अध्ययन करेंगे। पहला काल है प्रेमचंद पूर्व युग और यह 1900 से लेकर 1915 तक के समय को माना जाता है। यानी प्रेमचंद पूर्व युग जो कहानी का था वह 1900 से लेकर के 1915 तक था। इस युग की कहानी में आदर्शवाद और नैतिकता ज्यादा थी, यानी आदर्शवाद और नैतिकता से प्रभावित थी इस युग की कहानी, यथार्थवाद इसमें कम था। दूसरी विशेषता है कि इस युग की कहानी में कहानी कला का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। अभी कहानी इस युग में शुरू हो रही थी। यानी प्रेमचंद पूर्व युग कहानी का आरंभिक युग है, इसमें कहानी कला का पूरा विकास नहीं हो पाया था। कहानी यथार्थवादी कहानी अभी नहीं बन पाई थी, आदर्श और नैतिकता से प्रभावित थी। ये 2 मुख्य विशेषता प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों के हैं। अब प्रेमचंद पूर्व युग में कुछ कहानियों का नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला नाम है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। इंदुमती का नाम हम लोग पहले भी देख चुके हैं।
क्योंकि रामचंद्र शुक्ल इसको पहला कहानी मानते हैं। दूसरी कहानी है मन की चंचलता, जो माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तीसरी कहानी है दुलाई वाली, जो बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था इस युग की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, यह 1915 में लिखा गया था और आपके सिलेबस में यह कहानी लगा भी हुआ है। तो इसको विशेष तौर पे याद रखना था कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ये आपका प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियां हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे युग को जानेंगे, प्रेमचंद युग। और कहानी का जो दूसरा युग प्रेमचंद युग है वह 1915 से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी कविता में जो समय छायावाद का है, कहानी में वह प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। यानी जो समय हिंदी कविता में छायावाद है वही जो है कहानी में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद युग में अगर कहानी जो है दो धारा में बढ़ जाती है। दो मुख्य कहानीकार यहाँ पर हैं, एक प्रेमचंद हैं और दूसरा जयशंकर प्रसाद हैं। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों के कहानी की अलग अलग शैली है। प्रेमचंद की शैली अलग है और जयशंकर प्रसाद की शैली अलग है। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों के शैली की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी प्रेमचंद की शैली की विशेषता क्या है और जयशंकर प्रसाद की शैली की विशेषता क्या है। तो पहले प्रेमचंद की शैली की विशेषता देखते हैं। इनकी पहली विशेषता है सामाजिक यथार्थ पर बल, यानी प्रेमचंद जो है सामाजिक यथार्थ पर बल देते हैं, समाज के सच्चाइयों पर बल देते हैं। दूसरी विशेषता है कि विषय ग्रामीण जीवन से संबंधित हैं, यानी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उसकी विषय वस्तु जो है ग्रामीण जीवन से यानी गांवों से ली गई हैं। तीसरी विशेषता है कि वर्तमान सुख दुख की कहानी, यानी जिस समय कहानियां लिखी जा रही थी उस समय के सुख दुख इन कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई हैं। अगला विशेषता है कि समाज इसके केंद्र में है, यानी प्रेमचंद के कहानियों के केंद्र में प्रेमचंद योगीन समाज है। और भाषा जो है बोलचाल जैसी है, मुहावरेदार है, चुस्त एवं सजीव है। आगे बढ़ते हैं और जयशंकर प्रसाद के कहानियों की विशेषता देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो शैली थी उसकी विशेषता क्या थी। पहली विशेषता है कि व्यक्ति के अनुभूति पर बल, यानी जयशंकर प्रसाद यथार्थ पर बल न देकर के व्यक्ति के अनुभूतियों पर बल देते हैं। और हम जानते हैं कि अनुभूतियां जो होती हैं वह आंतरिक होती हैं। दूसरी विशेषता है कि आदर्श पर बल, यानी जयशंकर प्रसाद जो है आदर्श पर बल देते हैं, यथार्थ से ज्यादा वो आदर्श को महत्व देते हैं। अगली विशेषता है कल्पना पर अधिक जोर, यानी जयशंकर प्रसाद की कहानियों में कल्पना का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, यानी इनकी कहानियां एक तरीके से कल्पित कहानियां हैं। अगली विशेषता है व्यक्ति केंद्र में है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज केंद्र में था, लेकिन जयशंकर प्रसाद की कहानी में व्यक्ति केंद्र में है। व्यक्ति को केंद्र में रख करके उसी के इर्द गिर्द कहानियां लिखी गई हैं। और जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है तत्सम प्रधान भाषा में लिखा गया है, यानी इनकी भाषा शैली जो है संस्कृत निष्ठ शैली है। संस्कृत के शब्दों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के कुछ कहानियों के नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेमचंद की कहानियां देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानी है सोजे वतन, एक तरीके से कहानी संग्रह है जो 1908 में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुई थी। नमक का दरोगा है 1913 में प्रकाशित हुई थी। सौत नामक कहानी जो है 1915 में आई थी। पंचमरमेश्वर कहानी 1916 में आई थी। और पूस की रात कहानी 1930 में आई थी। और कफन कहानी 1936 में आई थी। इसमें आपका 2-3 कहानियां इंपॉर्टेंट है। नमक का दरोगा हम सभी ने पढ़ा हुआ है, 1913 में आई थी। पूस की रात 1930 में आई थी। और कफन जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है 1936 में आई थी। जयशंकर प्रसाद की कहानियों को देखते हैं। ग्राम इनकी पहली कहानी है जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी मधुआ, आकाशदीप है, आकाशदीप 1928 में आई थी। इसके अलावा पुरस्कार है और गुंडा है। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद युग के बाद हिंदी कहानी में प्रेमचंदोत्तर युग शुरू होता है। और प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से लेकर के 1955 ईस्वी तक के समय को माना जाता है।
यानी हिंदी कहानी में जो प्रेमचंदोत्तर युग है उसका समय सीमा जो है 1936 से लेकर 1955 ईस्वी तक रहा है। प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद ने कहानी के जिस स्वरूप को जन्म दिया था उसी पृष्ठभूमि में इस युग की कहानी भी दो शैली का विकास हुआ। यानी मोटे तौर पर हम जान लेते हैं कि प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी की दो शैलियों का विकास हुआ। जिस तरीके से प्रेमचंद युग में कहानी की दो शैली विकसित हुई थी, एक जो है प्रेमचंद की शैली और दूसरा जयशंकर प्रसाद की शैली, उसी के पृष्ठभूमि में प्रेमचंदोत्तर युग में भी कहानी की दो शैली विकसित हुई। पहली जो है मनोविश्लेषणवादी शैली और दूसरा है सामाजिक यथार्थवादी शैली। दो शैलियां विकसित हुई, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। हम दोनों की विशेषताओं को देखेंगे कि मनोविश्लेषणवादी कहानी की क्या विशेषता है और सामाजिक यथार्थवादी कहानी की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम मनोविश्लेषणवादी कहानी की विशेषता देख लेते हैं कि मनोविश्लेषणवादी कहानी की क्या विशेषता है। पहली विशेषता है कि मनोविश्लेषणवाद पर बल। यहाँ मनोविश्लेषण गलत दिया गया है, मनोविश्लेषणवाद पर बल जो है दिया गया है। इस कहानी में मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है फ्रायड, युंग, एडलर आदि के द्वारा दिया गया था और उसी पर जो है यह कहानी आधारित है। दूसरी विशेषता है कथा जो है आंतरिक जीवन से संबंधित है। यानी मनोविश्लेषणवादी कथा जो है, कहानियों की जो कथा है वह आंतरिक जीवन से संबंधित है, बाह्य जीवन से संबंधित नहीं है। और जब कहानियां आंतरिक जीवन से संबंधित होती हैं तो उनमें घटनाएं कम होती हैं। तो अगली विशेषता है कि कहानियों की घटना कम है, उसमें अंतर्द्वंद, चिंतन मनन और विश्लेषण ज़्यादा है। यानी कहानियों में घटना जो है बहुत कम लिखा गया है, उसी घटनाओं के भीतर जो है चिंतन मनन और विश्लेषण पर जोर दिया गया है। और भाषा जो है प्रतीकात्मक है। मनोविश्लेषणवादी कहानी की भाषा जो है प्रतीकात्मक होती है। प्रतीकात्मक इसलिए भी होती है क्योंकि कथा जो है आंतरिक जीवन से संबंधित होती है और आंतरिक जीवन की घटनाओं को सीधे सीधे भाषा में अभिव्यक्त करना कठिन होता है। इसलिए भाषा में प्रतीकों का सहारा लिया जाता है और मनोविश्लेषणवादी कहानियों की भाषा प्रतीकात्मक हो जाती है। तो ये आपका मनोविश्लेषणवादी कहानियों की भाषा शैली क्या विशेषता हो गई पूरी तरीके से। अब हम लोग सामाजिक यथार्थवादी शैली की जो विशेषता है उसको देखेंगे कि सामाजिक यथार्थवादी शैली में कौन कौन सी विशेषता है। पहला विशेषता है मार्क्सवाद पर बल। मार्क्सवाद सिद्धांत के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है। सामाजिक यथार्थवादी जो शैली है वो मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है और इसकी कथा जो है बाह्य जीवन से संबंधित है। कथा जो है बाह्य जीवन से संबंधित है। मनोविश्लेषणवादी शैली में कथा जो है आंतरिक जीवन से संबंधित थी, लेकिन सामाजिक यथार्थवादी शैली में कथा बाह्य जीवन से संबंधित है। इसमें घटना अधिक, विश्लेषण कम पाया जाता है। यानी सामाजिक यथार्थवादी कहानियों में घटनाओं की मात्रा ज़्यादा होती है, विश्लेषण बहुत कम पाया जाता है। और मनोविश्लेषणवादी कहानी में हम लोग देखे थे कि घटना जो है कम थी और विश्लेषण जो है ज़्यादा था। सामाजिक यथार्थवादी कहानी की भाषा जो होती है वह सामान्य बोलचाल की भाषा है ताकि आम जनता आसानी से उसे समझ सके। आगे बढ़ते हैं और दोनों धारा के कहानीकारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य कहानीकार इस धारा से जुड़े हुए थे। तो पहला धारा था मनोविश्लेषणवादी कहानी और मनोविश्लेषणवादी कहानी के तीन मुख्य कहानीकार हैं, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे। जैनेन्द्र कुमार की जो महत्वपूर्ण कहानी है वह खेल है 1928 में प्रकाशित हुई थी, फांसी 1929 में आई थी और पाजेब 1942 में आई थी। अज्ञे की जो महत्वपूर्ण कहानी है शरणार्थी 1948 में आई थी, रोज है और पठार का धीरज। तीन कहानियां उनकी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमें महत्वपूर्ण लगा, जो जानना आपके लिए जरूरी है। शरणार्थी, रोज को गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, रोज और पठार का धीरज। ये आपके मनोविश्लेषणवादी कहानीकार और कहानियां हो गई। दूसरा आपका सामाजिक यथार्थवादी जो धारा था, उस युग के सामाजिक यथार्थवादी धारा के जो कहानीकार थे उनका नाम देख लेते हैं। यशपाल इस धारा के हैं, राघेय राघव हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं और नागार्जुन हैं। इनका नाम आपको याद रखने हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक यथार्थवादी धारा से संबंधित है या संबंधित नहीं है, या ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी धारा से संबंधित है। तो दोनों धारा के कहानियों और कहानीकारों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के बाद हिंदी में नई कहानी की शुरुआत होती है और नई कहानी हिंदी में 1956 से लेकर
1960 या कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 1963 तक रहा है। हम मोटे तौर पर नई कहानी की समय सीमा 1956 से 1960 तक मान करके यहाँ चलेंगे। यानी प्रेमचंदोत्तर युग के बाद हिंदी कहानी में जिस युग का शुरुआत होता है उसका नाम है नई कहानी, और नई कहानी 1956 से लेकर के 1960 तक रहती है। नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग दुष्यंत कुमार के द्वारा किया गया था। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी का विशेषांक लिखना, और यहाँ से कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ से भी नई कहानी की शुरुआत होती है, लेकिन आमतौर पर 1956 पर ही माना जाता है। यानी जब भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी विशेषांक निकला, वहीं से जो है नई कहानी की शुरुआत होती है। नई कहानी के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इन तीनों कहानीकारों को हिंदी में नई कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। आपको नाम ध्यान रखना है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पहली नई कहानी कौन सी है। हिंदी की पहली नई कहानी जो है कौन सी है। तो नामवर सिंह का मानना है कि निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे हिंदी की पहली नई कहानी है। नामवर सिंह का मानना है कि निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे हिंदी की पहली नई कहानी है। और बच्चन सिंह का मानना है कि शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ हिंदी की पहली नई कहानी है। तो इन दोनों कहानियों को याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है कि 1956 में नई कहानी का उद्भव हुआ। यानी नई कहानी के उद्भव के कौन से कारण हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला कारण है नई कहानी तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई कहानी है। यानी उस समय की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि नई कहानी उन परिस्थितियों से निकल पड़ी या प्रस्फुटित हो गई, यानी तत्कालीन परिस्थितियों की देन है नई कहानी। दूसरा कारण है आज़ादी से मोहभंग। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और आज़ादी से हमें बहुत सारी आशाएं थीं, जिन आशाओं हम लेकर के आगे बढ़े थे, यानी जिन आशाओं को लेकर के हम आगे बढ़े थे वो आज़ादी के बाद पूरा नहीं हो पाए। इसलिए आज़ादी से हमारा मोह भंग हो गया और हमारे भीतर निरर्थकता बोध घर कर गया, और ऐसी परिस्थितियों में नई कहानी का उद्भव होता है। तीसरा कारण है कि आधुनिकता बोध, शहरीकरण, अकेलापन और अजनबीपन। यानी जब आधुनिकता की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे आधुनिकता बोध आया, और आधुनिकता बोध के कारण शहरीकरण का विकास हुआ, शहरों में अकेलापन आया, और अकेलापन अपने साथ अजनबीपन लेकर के आया, और इन सभी परिस्थितियों ने नई कहानी के उत्पन्न होने में विशेष योगदान दिया। अगला कारण है शिक्षित मध्य वर्ग तथा स्त्रियों का उदय। व्यक्तिगत हित, एकल परिवार। यानी शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ और स्त्रियों का उदय से आशा है कि स्त्रियां जो है पहले से अधिक मजबूत हुई, समाज में उनका कद बढ़ा, जिसके कारण भी नई कहानी का उद्भव हुआ। व्यक्तिगत हित उस समय प्रधान हो गए। व्यक्तिगत हित के कारण जो है एकल परिवारों में भी वृद्धि हुआ, और ये सभी परिस्थितियां मिलकर के नई कहानी के उद्भव में सहायता प्रदान की। अगला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध तथा अस्तित्ववाद का प्रभाव। अस्तित्ववाद एक दर्शन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुख रूप से आया था। इन कहानी पर उस दर्शन का भी प्रभाव है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध और अस्तित्ववाद का प्रभाव भी इस पर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अब नई कहानी की विशेषता देख लेते हैं कि नई कहानी में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है कि अनुभूति की प्रामाणिकता तथा भोगे हुए यथार्थ पर बल। यानी नई कहानी जो है अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देती है और भोगे हुए यथार्थ को ही कहानी में महत्व प्रदान करती है। दूसरी विशेषता है कि इसके केंद्र में शहरी मध्य वर्ग है। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग है, और इसकी जो मूल समस्या है जड़ से अलग हो जाना, संबंध का अभाव और संत्रास घुटन। यानी नई कहानी की जो मूल समस्या है, जिन समस्याओं को इन कहानीकारों ने उठाया है, जड़ से अलग हो जाना, क्योंकि उस समय शहरों का विकास हो रहा था और अधिकतर कहानीकार जो है गांव से शहर की तरफ गए हुए थे, तो जड़ से अलग हो गए थे। तो उसमें इन कहानियों में उस विषय वस्तु को दिखाया गया है। शहरों में संबंधों का अभाव पाया जाता है, जिसको उन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से दिखाया है, और शहरी जीवन में अजनबीपन, संत्रास और घुटन किस प्रकार से है,
ये सभी जो है मिल करके इस युग की कहानी की यानी नई कहानी की विषय वस्तु का निर्धारण करती हैं। अगली विशेषता है मानवीय संबंधों में बिखराव की समस्या, यानी मानवीय संबंधों किस प्रकार से टूट रहे हैं, किस प्रकार से मानवीय संबंधों में बिखराव की समस्या है, परंपरागत ढांचे का किस प्रकार से टूटना हो रहा है और स्त्री पुरुष संबंधों में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, इन सभी को इस कहानी में दिखाया गया है। अगली विशेषता है समाज के नैतिकता पर प्रश्न, यानी नई कहानी के जो कहानीकार हैं वे अपनी कहानियों के माध्यम से नई कहानी के समय में जो समाज में नैतिकता विद्यमान थी उस नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। अगली विशेषता है कि नई कहानी में कथानक का ह्रास हो जाता है, यानी कथानक में उतार चढ़ाव नहीं रह जाता है, कहानी कहीं से शुरू होकर के कहानी कहीं पर भी खत्म हो जाती है। इसमें जो है कथानक का ह्रास हो गया था। अगली विशेषता है कि शिल्प का नए तरीके से विकास हुआ, यानी कहानी में जो परंपरागत शिल्प था उसका ह्रास हो जाता है और नए प्रकार के शिल्प, नए प्रकार के भाषा शैली का नई कहानी में विकास होता है। तो एक नई कहानी की विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं और नई कहानी की विशेषता के बाद हम नई कहानी के प्रमुख कहानीकारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख कहानीकार नई कहानी के थे। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, इन तीनों का नाम हम लोग पहले देख चुके हैं। इन तीनों को ही नई कहानी के प्रस्तोता कहा जाता है या नई कहानी के प्रवर्तक माना जाता है। इनके अलावा जो नई कहानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा हैं, कृष्णा सोबती हैं, उषा प्रियंवदा हैं और मन्नू भंडारी हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कहानीकार हैं, लेकिन इतने कहानीकारों के नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और समकालीन कहानी आंदोलन देख लेते हैं। यानी नई कहानी के बाद हिंदी साहित्य में समकालीन कहानी की शुरुआत होती है 1960 के आसपास। 1960 के आसपास नई कहानी के बाद हिंदी कहानी में समकालीन कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम 1960 से लेकर के 1980 के बीच जो विशेष रूप से आंदोलन चले उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कहानी आंदोलन जो है 1960 से लेकर के 1980 के बीच तक चले हैं। तो पहला आंदोलन है अकहानी। अकहानी जो है गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा 1960 में शुरू किया गया था। दूसरा है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी महीप सिंह के द्वारा 1964 में शुरू किया गया था। तीसरा है सहज कहानी। सहज कहानी अमृत राय के द्वारा 1968 में शुरू किया गया था। अगला है समांतर कहानी। समांतर कहानी जो था कमलेश्वर के द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। अगला है सक्रिय कहानी जो राकेश वत्स के द्वारा 1979 में शुरू किया गया था। और अगला है जन्मादि कहानी जो जन्मादि लेखक संघ के द्वारा 1982 में शुरू किया गया था। तो ये 1960 से लेकर के 1980 के बीच यानी 20 सालों के बीच जो समकालीन कहानी में विभिन्न आंदोलन हुए उसको हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और 1980 के बाद जो समकालीन कहानी है उसकी चर्चा करते हैं। यानी 1980 के बाद और अब तक जो कहानियां हैं समकालीन कहानी में उसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे। इस युग में यानी 1900 के बाद जो है कहानी में कोई विशेष आंदोलन नहीं है। दो विचारधारा का उदय हुआ जो उत्तर आधुनिकता की देन है। दोनों विचारधाराएं जो है दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, दोनों विचारधारा जो है उत्तर आधुनिकता की देन है और इन दोनों विचारधारा का इस युग में प्रधानता दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन विचारधाराओं के अलग हट करके कोई कहानी नहीं लिखी जाती है। यानी दलित विमर्श पर भी कहानियां लिखी जा रही हैं, स्त्री विमर्श पर भी कहानी लिखी जा रही है और इन विमर्शों से हट करके भी स्वतंत्र रूप से भी कहानी लिखी जा रही है। तो दलित विमर्श के जो मुख्य कहानीकार हैं उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय और जयप्रकाश करदम। और स्त्री विमर्श की जो कहानीकार हैं शिवानी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया और नासिरा शर्मा। यानी हम लोगों ने देखा कि 1980 के बाद कहानी में दो विचारधारा का उदय हुआ, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श। इन दोनों विमर्शों पर कहानियां लिखी जा रही हैं। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी कहानियां लिखी जा रही हैं, यानी इन विमर्शों से हट करके भी कहानियां लिखी जा रही हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।